वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्वेजियन वुड बाय हारुकी मुराकामी। हारुकी मुराकामी का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है। वीडियो जो है वो लेंथी हो सकती है क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी लेंथी है। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, नावल का इंट्रोडक्शन, टाइटल के मीनिंग को, करेक्टर्स को एंड इसकी डिटेल समरी को भी डिस्कस करेंगे। हारुकी की बर्थ हुई थी जनवरी 12, 1948 में। जापानीज राइटर हैं, नॉवेल्स, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। एंड जापान में इनकी जो बुक्स हैं वो बेस्ट सेलर्स में इंक्लूड होती हैं। इंटरनेशनली भी इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। एंड इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट किया जा चुका है। नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि इसको पब्लिश कब करवाया गया। ये नॉवल जो है वो नॉर्वेजियन वुड, इसको 1987 में जापानीज़ ऑथर हारुकी ने लिखा था। एंड ये एक नॉस्टैल्जिक स्टोरी है। इसमें लॉस को डिस्कस किया गया है एंड जो इसकी नरेशन है वो फर्स्ट पर्सन है। इस नॉवल को टाइटल दिया गया है नॉर्वेजियन वुड। अभी जो नॉर्वेजियन वुड है ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड जापानीज़ ट्रांसलेशन है बीटल सॉन्ग नॉर्वेजियन वुड दिस बर्ड हैज़ फ्लॉन। ये एक जापानीज़ वर्ड है जिसको जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। ये सॉन्ग है और ये सॉन्ग जो है वो हमें इस नावल में बहुत जगह जो है वो सुनाई देता है। बहुत इवेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें इस सॉन्ग को यूज़ किया जाता है। करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट करेक्टर वो टोरू वातनाबी का करेक्टर है। ये प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर भी है इस नावल का। टोक्यो कॉलेज का ये स्टूडेंट है, एवरेज एबिलिटी का स्टूडेंट है एंड ये ड्रामा को स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट करेक्टर नाइको का करेक्टर है। ये टोरू की गर्लफ्रेंड है। किजुकी की भी ये गर्लफ्रेंड रही है लेकिन उसकी डेथ के बाद जो है ये टोरू वातनाबी के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेती है। बट नॉवल के एंड पे नाइको की भी जो है वो डेथ हो जाती है। नेक्स्ट करेक्टर मिडोरी कोबायाशी का करेक्टर है। ये लाइवली गर्ल है। वातनाबी की ये क्लास फेलो होती है और इन दोनों का भी आपस में एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाता है टोरू और मिडोरी का। मिडोरी और इसकी सिस्टर जो है वो अपने फादर की हेल्प करते हैं क्योंकि इसके फादर जो है वो ब्रेन कैंसर से जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर रिको इशिदा का करेक्टर है। ये अजाइलम में नाइको के साथ जो है पेशेंट थी। ये डॉक्टर भी है, टीचर भी है और एक पाइनिस्ट भी है। समरी को स्टार्ट करते हैं। अब नॉवल उस टाइम पे स्टार्ट होता है जब टोरू वातनाबी 37 ईयर्स का था। अब ये हैम्बर्ग जर्मनी के एयरपोर्ट पे होता है और ये प्लेन में बैठता है। अब प्लेन में जो है वो एक म्यूज़िक जो है ना वो बजता है जिसको जो है वो बीटल्स नॉर्वेजियन वुड कहते हैं। टोरू वातनाबी जब इस म्यूज़िक को सुनता है तो ये नॉस्टैल्जिक हो जाता है और अपने पास्ट में चला जाता है और अपनी मेमोरीज़ को दोबारा से याद करना शुरू कर देता है। अब ये पास्ट में जाकर अपनी कहानी को नरेट करता है और बताता है कि 1968 में क्या हुआ था। टोरू बताता है कि 1968 में मैं एक फ्रेशमैन था और वसीदा यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो है ना मैं वहाँ पर स्टडी कर रहा था, वहाँ पर एजुकेशन ले रहा था। अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रेवोल्यूशन भी चल रहा था बट टोरू जो है वो पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था तो वो पॉलिटिकल मैटर्स को हमेशा अवॉइड ही किया करता था। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि टोरू जो है वो एंटी रेवोल्यूशनरी भी था। टोरू अपनी फ्रेंड नाउकू से मिलता है जो कि इसी के होम टाउन कोप से जो है वो बिलोंग करती है। अब नाउकू, टोरू और इसके साथ एक इनका और फ्रेंड भी होता है किजुकी। किजुकी जो है इसकी जो है वो सुसाइड की वजह से डेथ हो जाती है। नाको एंड कुजुकी ये एक दोनों के साथ रिलेशनशिप में थे। किजुकी जब डेथ हो जाती है तो नाओकी जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है और किसी के साथ भी जो है ना वो लव को फील नहीं कर पाती है। उसके बाद नाओको और टोरू एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं। हर संडे एक दूसरे से ये मिला करते हैं और बहुत सारी बातें किया करते हैं और इनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टोरू का एक फ्रेंड और भी था जिसका नेम है नागासावा। नागासावा जो है ये पॉलिटिकल मैटर्स में भी इन्वॉल्व था और ये मिलिट्री को भी जो है वो ज्वाइन करना चाहता था। ये एक वुमेनाइजर भी था, ड्रिंक किया करता था, डिफरेंट वुमेन के साथ जो है ये सेक्स किया करता था, उन्हें होटल्स में जो है वो इन्वाइट किया करता था। तो नागासावा जो है वो टोरू को भी इनवाइट किया करता था ड्रिंक करने के लिए। अब टोरू जो है वो 20th बर्थडे पर नाइको को ज्वाइन करता है और ये नाको की बर्थडे को जो है वो सेलिब्रेट करता है। नाको जो है वो उस टाइम पे स्ट्रेंज मूड में होती है। ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नाको अपने अंदर के डिप्रेशन को जो है वो एक्सप्रेस करती है, टोरू के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है और उसके सामने रोना शुरू कर देती है। उसके बाद ये एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं, सेक्स करते हैं और यहीं से टोरू को पता चलता है कि नाइको जो है वो वर्जिन थी।
टोरू नाउको से एक क्वेश्चन करता है कि क्या वो कभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं सोई थी, उसके साथ इसने टाइम स्पेंड नहीं किया था, ये वर्जिन क्यों है। तो नाउको जो है ना वो इस बात पे भी रोना शुरू कर देती है और उसके बाद ये एक दूसरे से बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। ये बर्थडे पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद टोरू नाउको को बहुत वीक्स तक जो है वो विज़िट नहीं करता है, उसकी तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं आती है। टोरू को उसके बाद पता चलता है कि नाउको जो है वो अपार्टमेंट छोड़कर कहीं और चली गई है, वो कोप रहने के लिए चली गई है। उसके बाद वहाँ से वो एक सैनाटोरियम को जॉइन करने वाली है, जो कि एक टाइप का असाइलम है और मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए ये प्लेस फेमस है। टोरू की क्लासेस सितंबर में अगेन स्टार्ट हो जाती हैं, बट इस बार इसके साथ नाउको नहीं है क्योंकि वो सैनाटोरियम जा चुकी है अपनी मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि वो डिप्रेस रहती है, वो किसी के साथ भी जो है ना वो अब वैसा फ़ील नहीं करती है जैसे कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ करती है, और उसकी डेथ के बाद वो बहुत डिप्रेस हो चुकी थी। तो इसीलिए जो है वो इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर जो है वो कोप जा चुकी है। अब यहाँ पर जब नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो टोरू को एक वाइब्रेंट गर्ल मिलती है जिसका नेम होता है मिडोरी। मिडोरी जो है ये ड्रामा क्लास की स्टूडेंट होती है, इसी के साथ टोरू के साथ पढ़ती है, इसकी क्लासमेट होती है। ये टोरू से जो है वो नोट्स को बोरो करती है ताकि इससे जो है वो कॉन्वर्सेशन इसकी स्टार्ट हो सके। उसके बाद टोरू और मिडोरी की फ्रेंडशिप हो जाती है। मिडोरी टोरू को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, टोरू भी इसको बताता है कि मेरी जो लव लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड है। नाउको जो है वो यहाँ पर नहीं है, बट ये एक दूसरे के जो है वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। नायको की तरफ से जो है वो बहुत टाइम तक कोई लेटर नहीं आता है, बट फाइनली इसको एक लेटर मिलता है जिसमें नाको उसको बताती है अपने लैंडस्केप के बारे में, वहाँ की नेचर के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में, सराउंडिंग के बारे में लेटर में सब कुछ लिखती है। और वो टोरू को कहती है कि अब जो है ना मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। टोरू जो है ना वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है, अपने हॉस्टल को छोड़ता है और नाको को विज़िट करने के लिए चला जाता है। अब जब ये वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पे नाओको एडमिट होती है, तो वहाँ पे जाकर ये एक डॉक्टर से मिलता है। इसे लगता है कि शायद वो डॉक्टर है, बट रिका इशिदा इसको बताती है कि मैं इसकी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इसकी रूममेट हूँ। और इस असाइलम का एक रूल है, यहाँ पर पेशेंट और डॉक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत लाइन ये ब्लर है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का बहुत ख़्याल रखा जाता है। नाओको जो है वो टोरू से मिलती है और उसे बताती है कि मैं जो है वो बहुत अब डर जाती हूँ, मैं किसी से ट्रूली लव नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास वो फीलिंग्स नहीं है, और वो रोना शुरू कर देती है। टोरू जो है वो नाओको से कंसोल करता है एंड उसकी फीलिंग्स को सुनता है। उसके बाद टोरू जो है वो रिको के साथ वॉक पे जाता है। रिको जो है वो टोरू को अपने पास्ट की सारी स्टोरी बताती है, उसके साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है और उसके पास्ट में क्या ट्रॉमास रहे हैं उनको भी शेयर करती है। रिको टोरू को बताती है कि मैं एक प्रॉमिसिंग पायनिस्ट थी। उसके बाद उसके सामने उसके पास की सारी मेमोरीज़ आ जाती हैं कि वो मेंटल हॉस्पिटल्स में जाया करती थी। वहाँ पर जो है इसने टीचिंग भी स्टार्ट की। मीन्स कि वो खुद भी रिकवर कर रही थी और चीज़ें सीख भी रही थी और लोगों की जो है वो हेल्प भी कर रही थी। फिर इसकी जो है वो शादी हो जाती है और उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि इसकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। रिको अपनी स्टोरी को यहीं रोकती है और टोरू को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। हमें नायको के पास वापस जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो कैसी है। नेक्स्ट डे रिको, नायको और टोरू ये तीनों जो हैं वो वॉक पे जाते हैं, माउंटेन्स पे वॉक पे जाते हैं। रिको जो है वो एक कॉफ़ी शॉप पे रुक जाती है, नायको और टोरू जो है ये दोनों नेक्स्ट आगे जाते हैं। नायको जो है वो टोरू को बताती है कि इसकी एक सिस्टर थी, उसने भी जो है वो सुसाइड की थी और इसको इसकी सिस्टर की जो है वो डेड बॉडी मिलती है, जिसकी वजह से ये ट्रॉमाटाइज़ है और ये बहुत कुछ जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है और वो हर चीज़ से डरती है और किसी से लव इसी वजह से नहीं करती है कि क्योंकि हर कोई इसको जो है वो छोड़ कर चला जाता है। जैसे इसकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद इसका जो बॉयफ्रेंड था उसने भी सुसाइड कर ली थी। नायको टोरू को कहती है कि तुम मेरे बगैर जो है ना वो लाइफ को गुजारना सीख लो, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसको मैं लव ना कर सकूं, या फिर मैं किसी को ऐसी पनिशमेंट नहीं देना चाहती कि मैं उसके साथ अपनी एक अच्छी लाइफ ना स्पेंड कर सकूं, उसे 100% ना दे सकूं, उसे वो लव ना दे सकूं जो कि दूसरा पर्सन मुझसे करता है। बट टोरू कहता है कि मैं तुम्हारे ठीक होने का वेट करूँगा, कि जब तुम अच्छा फील करने लग जाओगी, तुम लाइफ की तरफ दोबारा वापस आ जाओगी, मैं तब तक तुम्हारा वेट करूँगा। उसी रात टोरू और रिकू दोबारा से वॉक पे जाते हैं और रिकू अपनी पास की जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करती है। वो बताती है कि इसने अपने एक स्टूडेंट से शादी की थी, उसके बाद इसकी एक और स्टूडेंट थी जिसकी ये बहुत केयर किया करती थी, और ये उस स्टूडेंट को अपने घर पर जब इनवाइट करती है तो वही स्टूडेंट रिकू पर जो है वो रेप का इल्ज़ाम लगा देती है।
तो रिकू की वहाँ से लाइफ जो है वो टोटली चेंज हो जाती है, उसकी मैरिड लाइफ भी जो है वो ख़राब हो जाती है। एंड ये इसका जो है वो पास्ट का ट्रॉमा था, उसकी वजह से ये इस अजाइलम में आई थी। टोरू, रिकू, नायको इन सब से मिलने के बाद, इन सब से जो है वो बहुत सारी बातें करने के बाद, स्टोरीज़ को सुनने के बाद, इनके पास के ट्रॉमास को सुनने के बाद टोक्यो वापस आ जाता है और थोड़ा सा सैड फील करता है और बाहर वाली वर्ल्ड से जो है ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि ये दोनों लेडीज़ के ट्रॉमास को सुन चुका होता है और लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं इसको जो है वो बहुत हार्श लग रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे टोरू जो है वो मिडोरी से मिलता है। मिडोरी जो है वो इसको इनवाइट करती है कि आओ हम जो है ना वो लंच पे जाते हैं, ड्रिंक करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद मिडोरी एंड टोरू ये दोनों लंच पे जाते हैं, नाइट को स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो मिडोरी है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है टोरू के सामने। टोरू जो है वो पहले तो हंसता है, बट उसके बाद मिडोरी को अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है। टोरू अपने कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है जो इसका नाओको के साथ है। मिडोरी टोरू को इनवाइट करती है कि हम संडे को मिलेंगे। टोरू जो है वो मिडोरी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद मिडोरी इसको पिक करती है और ये स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। टोरू मिडोरी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और मिडोरी इसको बताती है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं जहाँ पर इसके फादर हैं और इसके फादर को ब्रेन ट्यूमर है और उनकी जल्द ही जो है वो डेथ होने वाली है। मिडोरी के फादर मिस्टर कोबायाशी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो बोल भी नहीं सकते हैं। टोरू जो है वो मिडोरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि किस तरह से वो अपने फादर की केयर कर रही है। उसके बाद मिडोरी को कोई काम होता है तो टोरू को ये अपने फादर के पास छोड़कर चली जाती है। टोरू जो है वो मिस्टर कोबायाशी का बहुत ख्याल रखता है और मिस्टर कोबायाशी कोई ट्रेन का इवेंट भी इसके साथ डिस्कस करते हैं। मिडोरी जब वापस आती है तो टोरू से क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे फादर जो है ना वो किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। सो मिडोरी टोरू को उस इवेंट के बारे में बताती है कि बचपन में खो गई थी और उसके बाद स्टेशन से मेरे फादर जो है वो मुझे घर लेकर आए थे। मिडोरी फर्दर टोरू को बताती है कि मेरे फादर चाहते हैं कि वो मेरा ख्याल रखे और मेरे साथ हमेशा रहे। तो टोरू प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा जो है वो मिडोरी का ख्याल रखूँगा। उसके बाद मिडोरी के फादर की डेथ हो जाती है और मिडोरी के बारे में कुछ पता नहीं होता है और टोरू भी जो है वो नाओको से बात नहीं कर पा रहा होता है। तो ये हर कोई जो है ना वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अकेले ये टाइम स्पेंड करते हैं सभी कैरेक्टर्स कुछ टाइम के लिए। टोरू नेक्स्ट मंथ तक नाओको को जो है वो लेटर्स लिखता है। उसके बाद ये एमी हॉस्टल जाता है जहाँ पर नाइको रह रही होती है। ये इसको विज़िट करता है, यहाँ पर ये कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद टोरू जो है ना वो अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है और ये नाओको को कह कर आता है कि नेक्स्ट स्प्रिंग तक मैं अपना अपार्टमेंट ले लूँगा, उसके बाद तुम भी मेरे साथ शिफ्ट हो सकती हो और हम मिलकर रहेंगे। नायको टोरू को कहती है कि मैं इमोशनली और फिज़िकली इस रिलेशनशिप में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तुम अपनी लाइफ को गुजारो जैसे तुम गुजारना चाहते हो। बट टोरू उसको कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो, स्टेबल फील करना शुरू नहीं कर देती हो, तुम दोबारा से लाइफ की तरफ नहीं आती हो, तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसके बाद टोरू नेक्स्ट स्प्रिंग तक जो है वो अपना न्यू अपार्टमेंट ले लेता है, बट ये नाउको को नहीं बता पाता और ना ही ये मिडोरी को कोई अपडेट दे पाता है। तो मिडोरी जो है वो टोरू से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि उसके फादर की भी डेथ हो चुकी है और टोरू ने उसको कंसोल नहीं किया है, ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड किया है और ये एक दूसरे से बहुत देर तक जो है वो डिसकनेक्टेड रहते हैं। टोरू उसके बाद किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ना ही ये नाउकू से कुछ बात कर पा रहा होता है, ना ही ये मिडोरी के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा होता है। टोरू जो है वो बहुत सारा टाइम जो है वो अब अकेले स्पेंड करता है। उसके बाद ये जब टोक्यो वापस आ जाता है तो रिकू जो है वो अब टोरू को लेटर लिखती है और नाको के हेल्थ के बारे में इसे अपडेट देती है कि उसकी हेल्थ जो है वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और उसे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी में जो है ना वो अब मूव किया जा रहा है, उसे वहाँ पर एडमिट किया जा रहा है। मिडोरी और टोरू आपस में दोबारा से ये बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं, लंच करते हैं, शॉपिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मिडोरी जो है वो टोरू को एक लेटर देती है, उसमें ये बताती है कि ये इससे नाराज़ क्यों थी, क्योंकि टोरू जो है वो इससे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, इससे बात नहीं कर पा रहा था, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था एंड इसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। मई में रिकू टोरू को दोबारा से लेटर लिखती है और नाउको की हेल्थ के बारे में बताती है, उसे अपडेट देती है कि उसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसे डिफरेंट वॉइसेस सुनाई दे रही थी, इसीलिए उसको न्यू फैसिलिटी में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है और नाउको का जो न्यू एड्रेस है वो भी टोरू को देती है ताकि ये वहाँ पर उसको लेटर लिख सके। ये लेटर लिखता है बट इसको नाउको की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। देन जून का मंथ आ जाता है, मिडोरी टोरू को इनवाइट करती है, ये उसके साथ लंच करती है और टाइम स्पेंड करती है और अपना लव जो है वो टोरू के लिए एक्सप्रेस करती है।
पर टोरू एडमिट करता है कि वो भी मिडोरी से लव करता है, बट वो अभी कोई जो है ना वो एक्शन नहीं ले सकता है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका नाउको के साथ भी एक रिलेशनशिप है और नाउको की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मिडोरी ये सब सुनती है तो वो कहती है कि तुम्हें जो है ना वो कोई डिसीजन लेना होगा। अगर तुम एक लाइवली गर्ल चाहते हो, एक रियल गर्ल चाहते हो, तो मुझे चूज़ करो, या फिर तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें नाउको के साथ रहना है। अगर तुम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते तो तुम दोनों को खो दोगे, ना ही तुम्हें नाउको मिलेगी, ना ही तुम्हें मिडोरी मिलेगी, और तुम खाली हाथ रह जाओगे। उसके बाद अगस्त में टोरू को एक और लेटर रिसीव होता है जिसमें जो है वो उसे पता चलता है कि नाउको की जो है वो डेथ हो चुकी है। टोरू जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, डिप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, इसलिए वो विलेजेस में चला जाता है, दिन रात घूमता है, पेनीलेस हो जाता है, और बहुत टाइम जो है ना ये अकेला रहता है। इसका किसी से भी जो है ना वो कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है, ये किसी से भी कोई बात नहीं करता है। उसके बाद इसका जो इंटरेक्शन है वो एक फिशरमैन से होता है जिसने अपने लव को खोया होता है, वहाँ से इसको मोटिवेशन मिलती है और टोरू अपनी लाइफ की तरफ दोबारा वापस आता है और ये टोक्यो की टिकट्स को बाय करता है और टोक्यो वापस आ जाता है। यहाँ पर आकर इसे रिको की तरफ से एक लेटर मिलता है कि वो इसे विज़िट करना चाहती है, तो टोरू जो है वो इसको वेलकम करता है और रिको इसको आकर जो है वो विज़िट करती है। ये दोनों जो है वो एक सेरेमनी भी रखते हैं नाउकू के लिए, और वहाँ पर जो है ये नॉर्वेजियन वुड्स सॉन्ग को भी सिंग करते हैं, एंड उसके बाद टोरू और रिको एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं और इसी तरह से इनकी नाइट स्पेंड होती है। देन जो है वो टोरू रिको को स्टेशन पर छोड़ आता है। रिको को स्टेशन पर छोड़ने के बाद टोरू मिडोरी को कॉल करता है। रिको को स्टेशन पे छोड़ने के बाद टोरू डिसाइड करता है कि वो मिडोरी के साथ अपना लव एक्सप्रेस करेगा और उसे बताएगा कि वही उसकी लाइफ का लव है और वो उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहता है। तो ये कॉल करने के लिए जाता है, उसके बाद मिडोरी को कॉल करता है। मिडोरी इससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। जब वो इससे ये क्वेश्चन करती है तो टोरू जो है वो अपने आसपास देखता है। उसके आसपास जो है ना वो लोग होते हैं, पर इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसी प्लेस है, तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और इसी कंफ्यूजन में वो ऊंची आवाज़ से मिडोरी का नेम लेता है, और ये एक ऐसी जगह थी जो कि नो प्लेस थी। एंड इसी के साथ ये नावल जो है वो एंड हो जाता है। ये नावल जो है वो एक क्वेश्चन पर एंड होता है कि रीडर जो है वो खुद डिसाइड करेगा कि इसकी एंडिंग क्या थी। क्या टोरू की डेथ हो चुकी थी, या फिर टोरू वाकई ऐसी प्लेस पे था जो कि नो प्लेस थी, या फिर वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इस नॉवल की एंडिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको रीडर्स ने जो है वो खुद आंसर करना है, खुद ही उसको जो है वो कंक्लूड करना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।